नमस्कार, मैं सज्जन पाल मील एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और कल देखो हमने जो अध्ययन किया था वो मौर्य प्रशासन, मौर्य समाज और इसके साथ वर्धन वंश का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक से ही है। और इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो दो वंशों के बारे में, पहला पाल वंश और दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसमें देखो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन अपने करेंगे। तो देखो प्रश्न आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन कीजिए। देखो ये इतिहास है, इसमें जो नाकामयाब हो जाता है शासक है उसके बारे में नहीं दिखाया जाता, न ही उनके बारे में किताबों में लिखा जाता। इतिहास सिर्फ उन्हीं का होता है जिन्होंने कुछ किया है। तो देखो यहाँ पर जो प्रमुख शासक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, वैसे तो अनेक शासक हुए लेकिन प्रमुख शासक उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले बात यह आती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना कब और किसने और कहां की। तो देखो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है वो नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की? नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। और 725 ईस्वी में गुजरात में। कहां की थी? गुजरात में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कहां हुई है? गुजरात में। देखो गुजरात का नाम ही गुर्जरात, प्राचीन जो इसका नाम है वो है गुर्जरात्रा, यानी कि गुर्जरों से बना हुआ है, ठीक है ना। गुर्जरात्रा आधुनिक नाम इसका गुजरात हो गया। तो गुर्जर प्रतिहार जो ये वंश है इसकी स्थापना हुई थी गुजरात में। और कब हुई थी? 725 ईस्वी में। छोटा प्रश्न आ जाए क्योंकि प्रथम जो इतिहास का पाठ है और दूसरा है उसमें से एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न आ जाए छोटा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब हुई थी? 725 ईस्वी में। और कहां हुई? गुजरात में। ओके, अब देखो इसके जो प्रथम शासक थे नागभट्ट प्रथम है, इसने स्थापना की। ये प्रतापी शासक था और इसने अपने साम्राज्य को युद्धों के जरिए बढ़ाया। अब अगला नागभट्ट वत्सराज, दूसरा जो शासक था वो कौन सा था? वत्सराज। तो देखो वत्सराज एक ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और ये भी एक अन्य प्रतापी शासक था। वत्सराज है ये क्या था? एक अन्य प्रतापी शासक था। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? सम्राट की। ये देखो सम्राट की उपाधि धारण की। अब जो गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक है वो नागभट्ट द्वितीय। ये भी प्रतापी शासक था। नागभट्ट जो द्वितीय है वो प्रतापी शासक था। और इसके शासनकाल में इसने अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तृत किया था। वैसे तो देखो सभी ने थोड़ा थोड़ा विस्तृत किया था लेकिन इसने सबसे ज्यादा विस्तृत किया था। अब देखो 816 में गंगा घाटी पर आक्रमण किया इसने। कब? 816 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया इसने? गंगा की घाटी पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद में इसने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। भोज प्रथम जिसको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक अन्य प्रतापी शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता वैसे तो इसको। किसको? भोज प्रथम को महान शासक। जितने भी देखो ये शासक हुए ना, इनमें से इसको सबसे ज्यादा महान माना जाता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। नाम था भोज प्रथम। देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार इसमें मिहिर भोज पूछ लेते हैं कि मिहिर भोज के बारे में बताइए। और हमने इसमें पढ़ा है भोज प्रथम, तो भोज प्रथम का ही अन्य नाम क्या था? मिहिर भोज। शक्तिशाली शासक था। और इसके राज्य में कौन कौन से शासक कौन कौन से राज्य शामिल थे? पंजाब और राजपूताना के अधिकांश भाग थे। राजपूताना राजस्थान, प्राचीन नाम इसका राजपूताना ही है। तो देखो राजपूताना और पंजाब के काफी भाग इसमें शामिल थे। अब है महिपाल व राज्यपाल। तो देखो
इसके अन्य जो शासक थे वो महिपाल। अब महिपाल जब इसका शासक बना ना, तो इसकी जो शक्ति है वो अन्य शासकों जितना ये प्रतापी नहीं था, और धीरे धीरे इस जो वंश है इसका क्या होता गया, विनाश होता गया, ये लुप्त होता गया धीरे धीरे, क्योंकि आगे के जो जितने भी शासक आए वो कमजोर सिद्ध हुए। जहां पर नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और भोज प्रथम, ये वीर और पराक्रमी शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को शिखर तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं इस वंश का जो लुप्त, हम कह सकते हैं कि लुप्त हो गया ये, या लुप्त होने के कगार पे आ गया, या धीरे धीरे इसका पतन होने लगा, वो कारण था महिपाल, और सबसे बड़ा कारण था राज्यपाल। महिपाल के समय में जो शक्ति है वो इसकी कमजोर होती गई। कभी भी आप किसी भी वंश में एक चीज देखना, बहुत ज्यादा आपको कॉमन मिलेगी, जो अंतिम शासक हैं वो कमजोर मिलेंगे, ठीक है ना। अंतिम शासक हैं, चाहे वो मुगल वंश देख लेना आप, चाहे लोधी वंश देख लेना, तुगलक वंश देख लेना, कोई भी वंश देख लेना, अंतिम शासक वो कमजोर क्यों मिलते हैं? अरे कॉमन सी बात है, अंतिम शासक इसीलिए तो वो अंतिम शासक है क्योंकि कमजोर हैं। अगर वो भी शक्तिशाली होते तो अंतिम कहां से होते हो? फिर तो उस वंश का विनाश ही नहीं होता, शक्तिशाली होते थे। वो कमजोर थे इसीलिए तो वंश का विनाश हो गया। तो किसी भी चीज में आप देखना, वंश में जो अंतिम शासक मिलेंगे वो कमजोर ही मिलेंगे। अब देखो, जो ये राज्यपाल है ये बहुत कायर शासक था। कायर क्यों था वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मोहम्मद गजनबी, ठीक है ना, ने जब भारत पर आक्रमण किया, इन गुज्जर प्रतिहार वंश के समय जब यहां पर आक्रमण किया, तो ये जो राज्यपाल है वो कन्नौज का शासक था। कहां का शासक था? कन्नौज का शासक, ठीक है। मोहम्मद गजनबी के टाइम में राज्यपाल था कन्नौज का शासक, और ये बिना युद्ध करे ही भाग गया। मतलब इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि युद्ध कर लिए, सामना कर लिया जाए। जहां पर सभी रजवाड़े हैं, राजा हैं, वो मोहम्मद गजनबी का सामना कर रहे थे, वहीं राज्यपाल वो पीठ दिखा कर भाग गया। और थोड़े ही दिन बाद में उसने आकर मोहम्मद गजनबी के पैर पकड़ लिए, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, शरण में चला गया मोहम्मद गजनबी के। क्यों? क्योंकि डरपोक था, ये कायर था, इसलिए मोहम्मद गजनबी के पैरों में जाकर गिर गया, बोला मुझे अपनी शरण में ले लो। मोहम्मद गजनबी ने इसे अपनी शरण में ले लिया। इससे राजस्थान के जो राजपूत राजा थे और अन्य गुजरात के जो राजपूत राजा थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि ये किसकी शरण में था? मोहम्मद गजनबी की शरण में था। अब मोहम्मद गजनबी जब यहां लूटपाट करके और वापस चला गया, तो राजस्थान और अन्य राजपूतों ने मिलकर राज्यपाल को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसने बिना युद्ध किए ही और मोहम्मद गजनबी की अधीनता स्वीकार की थी। वो कायर था और इसीलिए राजपूतों ने इसे मार दिया। अब देखो, ये हो गया हमारा गुज्जर प्रतिहार वंश। ओके, अगला जो वंश आता है हमारा वो है पाल वंश। कौन सा वंश है? पाल वंश। तो पाल वंश के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले गोपाल, पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। कब? 750 ईस्वी में, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी 725 में, और पाल वंश की स्थापना हुई 750 में। किसने की? गोपाल ने। अब देखो, गोपाल ने इस वंश की स्थापना की 750 ईस्वी में। इसने बंगाल की अशांति, उस समय देखो बंगाल में क्या है, अशांति फैली हुई और अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसको गोपाल ने क्या किया? समाप्त किया। क्या कार्य किया गोपाल ने? बंगाल में जो अशांति फैली हुई थी उस समय और अव्यवस्था फैली हुई थी, उसको समाप्त किया। ये इसकी एक मुख्य उपलब्धि थी। और गोपाल है वो पाल वंश की स्थापना करने वाला शासक था। तो देखो, प्रश्न आता है, बहुत बार आता है। सबसे पहले अगर इस पार्ट से या इस वंश से प्रश्न आता है ना 1 नंबर का, तो वो यही आता है कि पाल वंश की स्थापना किसने और कब की? तो 750 ईस्वी में किसने की? गोपाल ने। अब है धर्मपाल। धर्मपाल है वो पाल वंश का सबसे महान शासक था। धर्मपाल है वो क्या था? पाल वंश का सबसे महान शासक था, और इसने पाल वंश की जो शक्ति है उसमें और भी संचार किया था। तो देखो,
धर्मपाल सबसे महान शासक है और इसका जो राज्य है वो कन्नौज तक विस्तृत था। इसने अपना राज्य कहां तक विस्तृत किया? कन्नौज तक। सबसे शक्तिशाली शासक था। स्थापना गोपाल ने की, लेकिन जो धर्मपाल था वो गोपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली शासक था। सबसे ज्यादा पाल वंश का जो महान शासक था वो कौन सा था? धर्मपाल। प्रश्न आ जाए कि पाल वंश के सबसे महान शासक है उसका नाम लिखो, तो सबसे जो महान शासक है पाल वंश का वो कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल है, इसने जो अपना राज्य है वो कहां तक विस्तृत किया? कन्नौज तक। ये देखो कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौज तक विस्तृत किया। अगला है देवपाल। ठीक है, देवपाल की एक खासियत थी, वो ये थी कि इसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। इसकी जो जीत और हार का जो औसत था वो जीत की तरफ ज्यादा इसका पलड़ा झुका हुआ था। बहुत सारे युद्धों में इसने जीत प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। देखो अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। अब देखो इसने एक काम और किया था, इसकी जो राजधानी थी ना वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौन सी थी इसकी राजधानी? पाटलिपुत्र। लेकिन ये राजधानी को पाटलिपुत्र से कहां ले गया? बंगाल ले गया। कहां ले गया पाटलिपुत्र को? बंगाल। यानी कि पहले जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और बाद में उसने राजधानी परिवर्तन करके कौन सी बना दी? बंगाल। तो प्रश्न ऐसे घुमा के आता है कि पाल वंश का कौन सा शासक था जिसने राजधानी परिवर्तन की अपने समय में? तो राजधानी परिवर्तन करने वाला जो शासक है वो कौन सा था? देवपाल। कहां ले गया अपनी राजधानी को? कहां ले गया? प्रश्न आ जाए कि देवपाल है वो अपनी राजधानी को कहां से कहां ले गया? पाटलिपुत्र से बंगाल। अब इसके बाद देखो महिपाल प्रथम। ठीक है, महिपाल देखो उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश में भी था महिपाल है और इसमें भी है महिपाल प्रथम। ठीक है ना, उसमें महिपाल था लेकिन यहां महिपाल प्रथम वो अलग था और ये अलग है। तो ठीक है ना, नौवां राजा था महिपाल इस पाल वंश का। अब मैं आपको, आप सोचोगे सीधा नौवां राजा सर कैसे बता रहे, बीच के कहां गए? तो मैंने आपको पहले बता दिया, उन्हीं यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमुख राजा बताए, और इतिहास है सदैव उन राजाओं के बारे में ही व्याख्या करता है जिन्होंने कुछ किया था। ठीक है, तो देखो महिपाल प्रथम में नौवां राजा था इस पाल वंश का और इसने भी अपने टाइम में काफी प्रदेशों को जीता। महिपाल प्रथम राज्यों को जीता, लेकिन ये अन्य शासक थे, इतना ये क्या शक्तिशाली नहीं था और धीरे धीरे पाल वंश है वो भी समाप्त होता गया। इसके बाद में देखो इसकी उपलब्धियां, पाल वंश की उपलब्धियां। प्रश्न में साथ में पाल वंश के साथ में ऐसे भी पूछ रहे हैं कि इसकी उपलब्धियां बताइए, मतलब पाल वंशी है वो क्या क्या करते थे, उन्होंने क्या प्रमुख किया, तो वो क्या होती है इसकी उपलब्धियां। तो देखो उपलब्धियों में सबसे पहले जो पाल वंशी राजा थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, पाल वंशी जो राजा थे ना वो कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। पहली विशेषता इसकी ये थी। फिर पाल वंश में जो शिक्षा के केंद्र थे उनकी बहुत ज्यादा उन्नति हुई। जो शिक्षा है उसको ये ज्यादा संरक्षण देते थे, शिक्षा के केंद्रों को ज्यादा संरक्षण देते थे, तो शिक्षा के केंद्र है इसमें बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़े, और पहले से जो थे उनको और भी ज्यादा संरक्षण दिया गया। शिक्षा के केंद्रों की उन्नति। अब देखो जो आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, क्या नाम है? नालंदा विश्वविद्यालय। उसको जो संरक्षण मिला था वो पाल वंश के समय में ही मिला था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा। तो इसको संरक्षण है, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि पाल जो वंश के हैं उन्होंने स्थापना की थी, संरक्षण मिला था और ज्यादा उसको। ठीक है, और वास्तुकला के ये प्रेमी थे। पाल वंश के जो शासक थे वो वास्तुकला के ये प्रेमी थे। भवन निर्माण या फिर अन्य इस प्रकार की कोई स्थापना, इस प्रकार मतलब की जो स्थापना है उसको बहुत अच्छी तरह से करते थे। अब देखो पाल वंश में अनेक शिल्पियों को भी संरक्षण मिला था। तो देखो ये हमारा कंप्लीट होता है पाल वंश। अब देखो जो हमें आगे एक छोटा सा वंश और है, इसको भी थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जिसका नाम है चोल वंश। ठीक है ना, क्या नाम है? चोल वंश। इसकी हम विशेषताएं भी देखेंगे और चोल वंशियों ने क्या क्या किया वो भी हमें देखेंगे। इसको उस वंश की तरह नहीं देखेंगे कि इतने इसमें शासक हुए, ये हुआ। ठीक है, चोल वंश के बारे में बताइए, सिर्फ प्रश्न ये आता है कि चोल वंश के बारे में बताइए। तो देखो चोल वंश
यह जो वंश है वह है दक्षिणापथ के 3 राज्यों में से एक था। देखो दक्षिणापथ है ना, दक्षिणापथ कौन से, जो भारत साउथ इंडिया जो दक्षिणी भारत है उसके राज्य थे। दक्षिण भारत है ना, जैसे आज दक्षिण भारत है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसी प्रकार 3 राज्य थे, पांडे, चेर और तीसरा था चोल। प्रथम 2 राज्य कौन से थे, एक तो पांडे, एक चेर। चेर कौन सा, केरल नाम सुना है ना, उसका नाम चेर था। जो केरल है उसका नाम क्या था, चेर। तो उस समय में 3 प्रमुख राज्य थे दक्षिण भारत में, एक तो पांडे, एक चेर और एक चोल। तो आज देखो पांडे और चेर है नहीं सिलेबस में, सिर्फ ये दिया हुआ है कि पांडे और चेर और तीसरा जो वंश था वो चोल। इसके बारे में हमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 राज्यों में से था, आपको पता चल गया, जिसका नाम क्या है, चोल वंश, ठीक है। अब जो अशोक के अभिलेख है ना, अशोक के अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि ये जो राज्य था वो एक स्वतंत्र राज्य था, यानी कि किसी अन्य शक्ति के ये अधीन बिल्कुल ही नहीं था। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि दूसरे राज्य के अधीन नहीं था। ये क्या था, स्वतंत्र राज्य था। ये देखो ये एक स्वतंत्र राज्य था। अब देखो चोल वंश के जो लोग हैं ना वो तमिल भाषा बोलते थे, तमिल भाषी थे। कौन सी भाषा का प्रयोग होता था उसमें, तमिल भाषा का। दक्षिण भारत में देखो ज्यादातर है वो तमिल भाषा का उपयोग होता है, श्रीलंका में और दक्षिण भारत में। तो जो चोल वंशी थे वो कौन सी भाषा का उपयोग करते थे, तमिल भाषा का। और तमिल भाषा में उन्होंने बहुत सारे देखो ग्रंथों को भी प्रश्रय दिया, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो भी लिखवाए थे। आपको देखो चोल जो प्रशासन है उसके ग्रंथ मिल जाएंगे, तमिल भाषा में मिलेंगे, क्योंकि वो जो ग्रंथ होते थे उस समय वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे, तमिल भाषा। उच्च कोटि के जो ग्रंथ थे वो। तो जो चोलवासी थे वो कैसे थे, कौन सी भाषा का उपयोग करते थे, तमिल भाषा का उपयोग करते थे। तमिल भाषी थे, कौन से भाषी थे, तमिल। अब देखो जो चोल राजराज प्रथम है, क्या नाम था, चोल राजराज प्रथम, चोल राजराज प्रथम। इसने कहां कहां देखो, मद्रास, मैसूर और सिंहल द्वीप है, इस सभी को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है ना। कौन कौन से एरिया को, एक तो मद्रास को, ठीक है ना, दूसरा मैसूर को और सिंगल द्वीप। अब आपने मद्रास नाम सुना हुआ है, मैसूर भी नाम सुना है, सिंगल द्वीप आपने नाम नहीं सुना हुआ कि ये कौन सा क्षेत्र था। तो आज जो श्रीलंका देश है ना, श्रीलंका, ठीक है, हमारे दक्षिण जो भारत है के राज्य हैं उनके पड़ोस में है श्रीलंका देश है। तो श्रीलंका को उस समय में बोलते थे सिंहल द्वीप। और ये कौन से वंश के अंतर्गत आती थी, ये चोल वंश के अंतर्गत आती थी, ठीक है। चोल वंश के अंतर्गत जो दक्षिणापथ था ना उसमें ही सिंगल द्वीप भी था। और ये किसने मिलाए, चोल राजराज प्रथम ने। अब देखो सिंगल द्वीप, मैसूर, मद्रास को अपने अधीन करके ये पूरे दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। मतलब पूरा जो दक्षिण भारत था ना उसको अपने कब्जे में इसने कर लिया था, उसका स्वामी बन गया था। कौन से वंश, चोल वंश। चोल वंश का राजा राजराज प्रथम। कौन प्रश्न आ जाए कि राजराज प्रथम है, उसने कौन से 3 जो मुख्य राज्य थे दक्षिण भारत के जिनको अपने राज्य में मिला लिया था। तो पहला मद्रास, दूसरा मैसूर और तीसरा सिंगल द्वीप। श्रीलंका मतलब कि ना आप सीधा क्या लिखोगे, सिंगल द्वीप। अब है देखो अगली विशेषता इसकी, ठीक है, इसने अपनी राजधानी तंजौर है। कौन सी राजधानी थी इसकी, तंजौर। तो इसकी राजधानी जो तंजौर थी उसमें इसने एक शिवजी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और उस मंदिर का नाम था राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। छोटा प्रश्न आता है कि चोल राजराज प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, राजराजेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर। क्यों, क्योंकि ये खुद राज प्रथम, इसका नाम 2 बार, इसके खुद के नाम में देखो 2 बार राज आता है, तो इसने मंदिर का नाम भी राजराजेश्वर मंदिर कर दिया, ठीक है। अब देखो उसका पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। क्या नाम था, राजेंद्र प्रथम। इसके पास बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नौसेना थी। इसकी खासियत क्या थी, शक्तिशाली था ये। क्यों, क्योंकि इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अब देखो चोल वंश है, अब वो कहते हैं देखो कोई भी वंश हो
या कोई घर हो या कुछ भी चीज़ हो, जब आंतरिक क्लेश या फूट उस घर में या वंश में पड़ जाती है तो उसके बाद में उसका पतन होना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ। चोल वंश है, इसमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया, राजा बनने के लिए उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया और शीघ्र ही इस जो वंश का, चोल वंश का भी विनाश हो गया, इस वंश का भी पतन हो गया। अब देखो चोल प्रशासन, प्रश्न आता है चोल प्रशासन के बारे में बताइए। ये तो हो गया चोल वंश के बारे में बताइए। अब चोल प्रशासन मतलब वहां पर किस प्रकार कार्य होते थे, कौन से अधिकारी कार्य करते थे, क्या था, वो है चोल प्रशासन। तो देखो चोल जो प्रशासन है, इसमें जो सिस्टम था वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ठीक है ना, कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत प्रणाली के आधार पर था। जो आज हमारे गांव में पंचायतें नहीं होती कि ग्राम पंचायत होती है, सरपंच वगैरह, वैसी प्रणाली थी, ग्राम पंचायत बोलते थे उसको, इस पर आधारित था। अब देखो चोल प्रशासन है ना, इसको 6 प्रांतों में बांटा गया था। कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6। प्रश्न आ जाए, चोल प्रशासन है वो कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 6 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को बोलते थे मंडलम। क्या बोला जाता था इनको? मंडलम। ये देखिए मंडलम, ठीक है। प्रश्न आ जाए, चोल प्रशासन में जो प्रांत है उनको किन नामों से बोला जाता था? मंडलम। अब देखो जो मंडलम का उपविभाग होता था उसको बोलते थे कोट्टम। मंडलम के उपविभाग को क्या बोलते थे? कोट्टम बोलते थे। और कोट्टम का जो उपविभाग था उसको नाडु, कुर्रम या ग्राम बोलते थे। ठीक है, इसके जो उपविभाग होते थे ना कोट्टम के, उनको नाडु, कुर्रम या ग्राम बोलते थे। ठीक है। अब देखो चोल वंश में एक सिस्टम था कि जो प्रतिनिधि थे ना वो प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे। निर्वाचित क्या होता है? चुनना, जनता द्वारा चुने जाते थे। जैसे अपने सरपंच नहीं चुनते क्या वोट देकर, है ना, वैसे ही वो भी क्या करते थे? अपने जो प्रतिनिधियों का चुनाव प्रतिवर्ष करते थे। ठीक है ना। लेकिन राजा है, राजा को का चुनाव नहीं होता था, या राजा को काबू करने वाली कोई शक्ति नहीं थी। राजा एकदम निरंकुश होता था। ऐसे नहीं भाई इनका चुनाव हो रहा है प्रतिनिधियों का तो राजा को भी चुनाव होगा। राजा है उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं थे। राजा निरंकुश था, राजा पर अंकुश लगाने वाली कोई संस्था थी ही नहीं। तो राजा क्या था? निरंकुश था। ठीक है। अब देखो एक सिस्टम था यहाँ पर, आय व्यय का क्या स्रोत था? यहाँ पर आय का स्रोत क्या था? भूमि की जो उपज होती थी ना, खेती बाड़ी जो अन्न पैदा होता था, उसका छठा भाग है वो कर के रूप में लिया जाता था। छठा भाग का मतलब है जैसे अगर 60 किलो गेहूं खेत में पैदा हुई है तो उसमें से 10 किलो, 6 किलो में से 1 किलो। ठीक है। छठा भाग जो है वो क्या है? कर के रूप में लिया जाता था। और कर है वो पशुओं के रूप में नहीं लिया जाता था, कर के रूप में पशु दे दिए। कर है या तो अनाज के रूप में लिया जाता था या सोने के रूप में लिया जाता था, या तो अनाज दो या स्वर्ण मुद्रा। ठीक है। तो देखो छठा भाग है जो भूमि की उपज का, वो कर के रूप में लिया जाता था, और कर है वो स्वर्ण मुद्रा या अनाज के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना। अब देखो चोल वंश में एक सोने का सिक्का चलता था। छोटा प्रश्न आता है कि चोल वंश में जो सोने का सिक्का चलता था उसे क्या बोलते थे? उसे कासू बोलते थे। क्या बोलते थे? कासू। सोने का सिक्का चलता था उसको बोलते थे कासू, और इसका वजन होता था 16 ओंस। कितना वेट होता था? कितना वजन होता था इसका? 16 ओंस। किसका वजन? कांसू का। कांसू क्या था? सोने का सिक्का। कौन से काल में चलता था? चोल वंश में। ठीक है। और अब देखो ये हमारा चोल वंश हो गया। मैंने आपको चोल वंश के बारे में जो मुख्य मुख्य चीज थी बता दी, लेकिन जब तक आप जो मैं लिखवाता हूं इसको नोट नहीं करोगे और इसको एक बार पढ़ के नहीं देखोगे, एक बार या 2 बार नहीं देखोगे, तब तक ये याद नहीं होगा। तो इसको याद करने का काम आपका है। आई बात समझ में? अब देखो मैंने आपको सबसे पहला जो टॉपिक दिया था वो यही था कि राजस्थान के प्रमुख जनपद बताइए। आज अपने भारत के प्रमुख जनपद जो महाजनपद या जनपद है ना, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है, जनपद का नाम दे देते हैं और उसकी राजधानी पूछते हैं कि जनपद की राजधानी कौन सी थी। ठीक है। उस समय में खूब महाजनपद और जनपद चलते थे। तो आज देखो सबसे पहले काशी। काशी की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। ठीक है।
ये जनपद या महाजनपद जो भी हैं, इनकी जो राजधानियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये प्रमुख भारत के जो मुख्य महाजनपद थे वो थे काशी। काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी। इसके बाद में दूसरा जो महाजनपद था वो था कुरु। कौन सा था? कुरु। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। क्या थी इसकी राजधानी? इंद्रप्रस्थ। पहला काशी, काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ। अगला है अंग। कौन सा महाजनपद है? अंग। इसकी राजधानी कौन सी थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मगध। कौन सा महाजनपद था ये? मगध। और इसकी राजधानी थी राजगृह। मगध की राजधानी, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। इसके बाद हमारा पांचवा जो महाजनपद आता है वह है वज्जी। क्या नाम है इसका? वज्जी। विदेह इसकी क्या थी? राजधानी। इसके बाद में मल्ल। कौन सा महाजनपद है? मल्ल। मल्ल जो महाजनपद है उसकी जो राजधानी थी वो थी कुशावती। ठीक है। अब है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसके बाद में है वत्स महाजनपद। कौन सा जनपद है? वत्स महाजनपद है, जिसकी राजधानी थी कौशांबी। क्या थी? कौशांबी। 16 महाजनपद है ये देखो। कौशल, 9वां कौन सा है? कौशल। कौशल की जो राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या का भाग था। ठीक है ना। अब है पांचाल महाजनपद। कौन सा है? पांचाल, जिसकी राजधानियां थी अहिछत्र और कौंपिल्य। फिर है मत्स्य। राजस्थान के प्रमुख जनपद पड़े थे उसमें था देखो मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी है वो थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। सूरसेन भी हमने देखो पढ़ा था, राजस्थान का ही है ये भी देखो, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अशक, राजधानी पोतन। अशक की राजधानी कौन सी? पोतन। अगला है अवंती। कौन सा है? अवंती। और अवंती की राजधानी उज्जैनी। इसके बाद में है गांधार। और गांधार की जो राजधानी है वह है तक्षशिला। अब देखो अवंती है ना, अवंती, अवंती की उज्जैनी और साथ में महिष्मती। ठीक है ना, बाहुबली वाली महिष्मती साम्राज्य। ठीक है। अब है कंबोज। और कंबोज की जो राजधानी है वो थी राजपुर थी इसकी राजधानी। तो देखो मैंने आपको ये बताए हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी पढ़ी हमने। इससे पहले हमने पढ़ा चोल वंश, और चोल वंश से पहले गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था हमने, और गुज्जर प्रतिहार वंश से पहले हमने पढ़ा था, गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद में पाल वंश भी पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आ रहा है। और आप देखो कंटिन्यू ये वीडियो देखें। ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दें, इसको लाइक तो करना ही करना है, और इसको क्या कहें आप शेयर भी करें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वरना हमको क्या पता चलेगा कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, या कोई भी आपकी दिक्कत है वो आप क्या है कमेंट बॉक्स में, शिक्षा से संबंधित जो भी दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करनी है, कमेंट करना है। इसके अलावा देखो निरंतर जो भी वीडियो है वो आपको देखो रविवार का अवकाश रहेगा। इसके अलावा निरंतर आपके जो वीडियो है वो आपको रोजाना मिल जाएंगे। कोशिश रहती है 10 या 11 बजे हम आपको वीडियो प्रदान करते हैं। कई बार आधा एक घंटा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन संडे या रविवार को छोड़ के आपको रोजाना वीडियो प्रोवाइड होंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट हैं उनके आपको जो वीडियो है वो इसको प्रोवाइड करें। तो देखो अगर आप YouTube पर जब जाते हैं तो आपको कई बार ऐसा दिखता है कि कौन सा वीडियो हम देखें, कौन सी क्लास का चल रहा है, ये 12वीं साइंस का, आर्ट का, ये तो उसमें आप जब चैनल है ये एमबीएन साइंस स्कूल चैनल, इसके ऊपर क्लिक करते हो, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। जब आप क्लियर करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर देखो आपको एक प्लेलिस्ट लिखा दिखाई देगा, और उस प्लेलिस्ट में जब आप ओके करोगे, क्लिक करोगे ना, तो उसमें 10वीं क्लास के सब्जेक्ट वाइज 12वीं आर्ट, 12वीं साइंस सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।